वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो आप लोग इसे अपना एक टेस्ट भी मान सकते हैं या फिर आप लोग इसे अपना एक रिवीजन भी मान सकते हैं। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जो कि आपके साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके 40 या 45 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया है, तो आशा करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे संक्रमण धातु लिखा है, यहाँ पे आपको धातु की जगह तत्व भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है सेम कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ पे संक्रमण धातु लिखा हो चाहे संक्रमण तत्व लिखा हो, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, यानी 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जब मैं लास्ट ईयर 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, वहां पे मैंने इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और ये भी कहा था कि एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लिया कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी, यानी लेड। ये जो है ये संक्रमण धातु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लेड है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बताया, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वही संक्रमण तत्व होते हैं, जबकि लेड क्या है, लेड पी ब्लॉक का है, इसलिए ये संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक वाला कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। परमाणु क्रमांक के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको लिख के बता देता हूं। देखिए परमाणु क्रमांक 21 से 30, ध्यान रखिएगा 21 से 30, फिर इसके बाद 39 से 48, फिर इसके बाद 57 से 80, फिर लास्ट में आएगा 89 यानी 89 से 112 तक के जो रासायनिक तत्व होते हैं ये सब संक्रमण तत्व होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 89 से 112 तक के जितने आपके तत्व होते हैं ये सब क्या है, ये सब संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा लेड करेक्ट आंसर हुआ था। लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 82 यानी 82। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर आके चेक कर लीजिए। 57 से 80 तक के तत्व आपके संक्रमण तत्व होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन 57 से 80 तक के, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, सीधे इसके बाद 89 से 112 तक के तत्व होते हैं। जहां पे देखिए 57 से 80 के बाद सीधे 89 आ जा रहा है। क्या 82 आपका यहाँ पे कहीं आ रहा है एटॉमिक नंबर में? नहीं आ रहा है ना। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा जो लेड है ये क्या है, ये संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु नहीं है। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको
अदर ऑप्शंस चेक करवा दूं, देखिए यहाँ पे चांदी लिखा हुआ है, ठीक है, चांदी, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 47 होता है, 47 होता है। अब देखिए यहाँ पे चांदी का एटॉमिक नंबर 47 होता है, 47। अब यहां पे देखिए 39 से 48 के बीच में ही आपका 47 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चांदी जो है ये क्या है, ये संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु है, क्योंकि 39 से 48 तक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व। तो आपके यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर्स मैंने इसलिए साइड में लिख दिए हैं, तो 39 से 48 के बीच में ही आपका 47 आएगा, जो कि चांदी का है, तो ये क्या हुआ, ये संक्रमण तत्व यानी संक्रमण धातु है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंगनीज लिखा हुआ है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका होता है 25, क्या होता है 25। अब यहां पे देखिए 21 से 30 के बीच में ही आपका 25 आता है, तो मैंगनीज क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, ये संक्रमण धातु या फिर संक्रमण तत्व आपका है, और वैसे भी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और चांदी भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे टंगस्टन लिखा हुआ है, टंगस्टन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 74 होता है, यानी 74 यानी 74। अब यहां पे आ जाइए 57 से 80 के बीच में, देखिए 57 से 80 के बीच में ही आपका 74 एटॉमिक नंबर जो 74 ये आएगा, जो कि टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन भी आपका क्या है, ये भी एक संक्रमण धातु या फिर संक्रमण तत्व है, और वैसे भी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर के थ्रू भी समझा दिया है। ये एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना चाहिए कि 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 89 से 112 तक के जो रासायनिक तत्व होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी मैच नहीं कर रहा है, मैंने आपको दिखा दिया सॉल्व करके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में चेंज किया जाता है, यहाँ पे धातु लिख दिया गया है, यहाँ पे आपको तत्व भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो चाहे धातु लिखा हो चाहे तत्व लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है, इजी मत समझिएगा, यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेनी है इन टाइप के क्वेश्चंस की। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल, ऑप्शन ए दिया है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया है आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया है 4 गुना हो जाएगा, और ऑप्शन डी दिया है समान बना रहेगा। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा सरल लोलक के आवर्तकाल का, वैसे ही आप बता देंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना आंसर कर भी रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी समान बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, देखिए सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, T = 2 पाई अंडर रूट के अंदर L और अपॉन में G, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः द्रव्यमान 2 गुना कर देने पर भी आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवर्तकाल समान बना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप फॉर्मूले को ही देख के यहाँ पे समझ जाएंगे, यहाँ पे द्रव्यमान का कहीं जिक्र ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः द्रव्यमान 2 गुना कर देने पर भी आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब आवर्तकाल जो रहेगा समान बना रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस कार्य करेगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस यहां पे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अभी मैं आपको क्वेश्चन ये डिटेल में सॉल्व करके समझाऊंगा। ऑप्शंस आप लोगों ने यहां पे एक बार देख लिए होंगे, अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा। अभी पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है,
सबसे पहले लिखा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस इसकी फोकस दूरी को हम क्या करते हैं, इसको हम f1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे f1 मान लेते हैं। तो f1 इज इक्वल टू क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है 20 सेंटीमीटर है को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। अब जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम f2 मान लेंगे और क्या दी गई है हमें यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो f2 इज इक्वल टू हम यहाँ पे -40 सेंटीमीटर लिखेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप सबको पता होगा, तो इसीलिए f2 इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस कार्य करेगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है। बस संयोजन की फोकस दूरी अभी हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो परिणामी लेंस है वो किसकी तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, हम निकालेंगे संयोजन की फोकस दूरी इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 1/f, 1 और यहाँ पे कैपिटल F होगा, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसी में वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, आगे सॉल्व करूंगा 1 में f1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1/20 करूंगा। फिर इसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पे 1 में f2 की वैल्यू क्या है -40 सेंटीमीटर है, ये माइनस है। देखिए ये माइनस और ये बीच में जो प्लस लगा हुआ है, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। यानी आगे मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं प्लस का साइन हटा दूंगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और 1 में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 और 40 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। 20 और 40 का एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा आपका 40 ही आएगा, ठीक है, 40 ही आएगा। अगर आप 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। अब 20 से 40 में डिवाइड कीजिए, 2 बार 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और फिर इसके बाद माइनस का साइन, फिर 40 से 40 में करेंगे डिवाइड एक बार और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब 2 में से 1 को आप लेस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1, यही तो मिलेगा। 2 में से 1 को लेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा और बटे में आपका यहाँ पे 40 होगा। यानी लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे आगे मैं लिखता हूं 1 में, ठीक है, 1 में कैपिटल F, ये तो आपका है ही ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू हमें क्या मिला है 1 और अपॉन में 40 ये मिला है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई F में होगी तो कैपिटल F ही आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे। और फिर इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 40 में करवाइए तो यहाँ पे आपको 40 मिलेगा। यानी कैपिटल F इज इक्वल टू हमें क्या मिला है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मिला है। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे संयोजन की फोकस दूरी जिसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते इसको हमने निकाला 40 सेंटीमीटर आई हुई है, यही हमें निकालना था। और 40 सेंटीमीटर ये किस में आई है, ये प्लस में आई हुई है, प्लस में आई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो परिणामी लेंस है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस की ही जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो F इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर मिला है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, बस संख्याएं यहाँ पे बदल दी जाएंगी। देखिए हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस कार्य करेगा। तो हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें पता चला कि जो परिणामी लेंस है यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। और लास्ट ईयर मैंने इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व कराए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में, और उसी में से क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 6 डायोप्टर एवं -1 डायोप्टर। देखिए डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 डायोप्टर एवं -1 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों को
एक दूसरे के साथ जोड़कर रखा जाता है। इस प्रकार बने लेंस युग्म की फोकस दूरी होगी, ये हमें यहां पे ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। और वैसे तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा और डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगा भी। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है 6 डायोप्टर एवं -1 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों को, यहाँ पे 2 लेंस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 6 डायोप्टर और जो -1 डायोप्टर दिया, ये क्या दी हुई है, ये यहाँ पे दिया हुआ लेंस की क्षमताएं यहाँ पे हमें क्रमशः दी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 डायोप्टर, ये पहले लेंस की क्षमता है जिसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो P1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ये दी गई है 6 और डायोप्टर को शॉर्ट में हम D से लिखते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद दूसरे लेंस की क्षमता जिसको हम P2 लिखेंगे, वो हमें क्या दी गई है, -1 और डायोप्टर, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे संयोजन की क्षमता। क्या निकालेंगे, संयोजन की क्षमता। P इज इक्वल टू, हमारा एक फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, ये होता है। अब P1 की वैल्यू क्या है, 6 डायोप्टर है, फिर प्लस का साइन, फिर P2 की वैल्यू यहां पे क्या है, -1 डायोप्टर है। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके यहां पे माइनस हो जाएगा, यानी आगे हम क्या लिखेंगे, 6 - 1, और 6 में से 1 को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और डायोप्टर। ये हमने क्या निकाला, ये हमने संयोजन की क्षमता P की वैल्यू को निकाला हुआ है। तो P की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। जो संयोजन की क्षमता P इज इक्वल टू, हमने यहां पे क्या निकाला, P इज इक्वल टू हमने निकाला 5 डायोप्टर, ये हमने यहां पे निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पे संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है। और देखिए ऑप्शंस आप लोगों के सभी सेंटीमीटर के फॉर्म में दिए गए हैं। तो जब सेंटीमीटर में आएगा, इसका मतलब हम फॉर्मूला यहां पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू 100 और अपॉन में F। P की वैल्यू इसीलिए निकाली थी क्योंकि यहां पे हमें रखनी है। P की वैल्यू क्या आई है, 5 डायोप्टर, ये रखा, इज इक्वल टू 100 और अपॉन में F की वैल्यू को तो हमें निकालना ही है। अब आप चाहे नीचे यहाँ पे 1 लिख लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 5 की मल्टीप्लाई F में करवाइए, 5F इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 100 में, तो आपको क्या मिलेगा, 5F इज इक्वल टू 100, या फिर F इज इक्वल टू 100 और अपॉन में 5 मिल जाएगा। ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 और ये 0, यानी 20 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ पे इस हमसे पूछा गया था कि इस प्रकार बने लेंस युग्म की फोकस दूरी होगी, तो जो लेंस युग्म की फोकस दूरी हमें मिली वो क्या मिल गई, 20 सेंटीमीटर मिल गई, या फिर आप इसे संयोजन की फोकस दूरी भी बोल सकते हैं। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ दिया, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 20 सेंटीमीटर आपका कहीं नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया है, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया है। पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और पहले भी मैंने आपको सॉल्व कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है, 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई 2 मीटर है, 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई मीटर में होगी। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसका करेक्ट आंसर बताइए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, देखिए जो न्यूमेरिकल्स आपके फिजिक्स में आएंगे वहां पे आपको संख्याएं बदली हुई मिलेंगी। ये मत सोचिएगा कि जो बुक में लिखा हुआ है सेम वही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूं जब मैं टेस्ट लेता हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन रखता नहीं, क्वेश्चन सामने आया ही नहीं और तुरंत 10 सेकंड के अंदर वो न्यूमेरिकल्स के आंसर्स करने लगते हैं, क्योंकि वो आपकी बुक का क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग कर पाते हैं। और मुझे भी पता होता है कि आप लोग क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए अपना आंसर बता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आंसर को यहाँ पे अच्छे से लर्न कर लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स ही याद कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि क्वेश्चन देख के ही उनको आंसर पता चल जाता है। तो देखिए जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट है जिन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर ली है, उनको देखते ही आंसर पता चल जाता है, तो ये
लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स को रट रहे हैं, उसको उसके आंसर को याद कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर ऐसा करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, वहां पे आपके नंबर्स चेंज होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके सबसे पहले समझाता हूं। देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई 2 मीटर है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आवृत्ति n1 इसको हम लिखेंगे, n1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 125 हर्ट्ज, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई, तरंग लंबाई से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा से हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितनी दी गई है 2 मीटर, और यहां पे हम लैम्डा 1 लिखेंगे, ठीक है। लैम्डा 1 की वैल्यू जो हमें दी गई है वो क्या दी गई है 2 मीटर दी गई है, ये मैंने लिखा। फिर इसके बाद यहां पे 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की यानी n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 100 और हर्ट्ज, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद क्या पूछा गया 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की तरंग लंबाई मीटर में होगी, तरंग लंबाई मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हम यहां पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, अभी हमें आंसर पता चल जाएगा। तो n1 की वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई देखिए 125, n1 की जगह 125 हर्ट्ज ये रखेंगे। फिर यहाँ पे लैम्डा 1 है, इनटू में है, ध्यान रखिएगा, तो 125 और लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 125 गुणे 2 करेंगे बराबर n2 की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे 100 और इनटू लैम्डा 2 आपका है, लैम्डा 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसी को हमें निकालना है। तो देखिए 125 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 250 मिलेगा, इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई लैम्डा 2 में तो आपको 100 और लैम्डा 2 ये मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है 250 बराबर 100 लैम्डा 2, इसको मैं साफ करता हूं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 250 यानी 250 इज इक्वल टू हमें क्या मिला था 100 और लैम्डा 2 ये मिला हुआ था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, लैम्डा 2 की वैल्यू को हमें निकालना है, इसको आगे लाएंगे और 250 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 और अपॉन में 2 आया है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहां पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया गया, ये पहले ही बता दे रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है, यानी सेम पीरियड में। यहाँ पे आवर्त की बात हो रही है, सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, वेनेडियम और येट्रियम, फिर ऑप्शन बी दिया सेलेनियम और टेक्नीशियम, फिर ऑप्शन सी दिया पैलेडियम फिर सिल्वर, फिर इसके बाद ऑप्शन डी दिया जर्मेनियम और टिन। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित हैं, ये आपको यहां पे बताना है। तो सबसे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, और इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के 9 से 10 क्वेश्चन कराए हुए हैं, और सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। बस आज मैंने चेंज क्या किया, यहाँ पे पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इससे पहले जो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वहां पे मैंने इनके प्रतीक लिखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। सिंपल क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो तुरंत कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पैलेडियम और सिल्वर। ध्यान रखिएगा क्यों ये करेक्ट हुआ, चलिए ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए पैलेडियम जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। पीडी इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है, 46 होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सिल्वर है जिसको हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 47। तो आप पेरियोडिक टेबल में चेक कीजिएगा, और आवर्त में, यहाँ पे आवर्त की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है, तो जब आप आवर्त में चेक करेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब आवर्त में आप ऐसे चेक करते हुए आएंगे तो आपको देखिए सबसे पहले आपको पीडी लिखा हुआ मिलेगा,
फिर उसी के बगल आपका Ag होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर भी इनके पास पास हैं, एक का 46 है, एक का 47 है, तो ये दोनों एलिमेंट एक ही आवर्त में उपस्थित हैं। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस दिए गए ये आपके नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पलेडियम और सिल्वर। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो समझ ही नहीं पाते कि ये क्वेश्चन आया कहां से है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत लेपन में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पे 36,000 कूलाम आवेश का प्रवाह हुआ। विद्युत लेपन में समय लगेगा, आपसे टाइम पूछा गया कि विद्युत लेपन में समय कितना लगेगा, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करके। और इससे पहले यही क्वेश्चन मैंने आपसे टेस्ट में पूछा हुआ है, अगर आप लोग रिवीजन करते हैं तो आंसर जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, विद्युत लेपन में 10 एम्पियर की धारा, यानी धारा आई की वैल्यू हमें क्या दी गई है, यहाँ पे 10 एम्पियर दी गई है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद 36,000 कूलाम आवेश का प्रवाह हुआ, यानी यहाँ पे आवेश Q की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 36,000 कूलाम। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया, विद्युत लेपन में समय, यानी समय T की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब I की वैल्यू हमें क्या दी गई है, I की वैल्यू हमें 10 एम्पियर दी गई है, इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 36,000 कूलॉम, ये दी गई है, ये मैंने कर दिया। अपॉन में T की वैल्यू हमें निकालनी है, तो T को ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप 10 के नीचे 1 लिख लें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 10 की मल्टीप्लाई T में तो आपको मिलेगा 10T, और इज इक्वल टू 36,000 की मल्टीप्लाई 1 में तो 36,000 ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया, क्या मिला, 10T इज इक्वल टू 36,000। तो यहाँ पे मैं साफ करता हूँ, आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमें मिला 10T इज इक्वल टू 36,000, ये हमें यहाँ पे मिला हुआ था। या फिर T इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे 36,000 और अपॉन में आपका आ जाएगा 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो गया। और T इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, T इज इक्वल टू हमें मिला है 3600, 3600। और ये किस में है, ये सेकंड में है, ध्यान रखिएगा, घंटे में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, 3600 सेकंड है। अब 3600 सेकंड को अगर हम चेंज करेंगे घंटे में तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 3600 सेकंड में आप लोगों के होते हैं 1 घंटे, क्या होते हैं, 1 घंटे में आपका 3600 सेकंड होता है, ये आप सबको पता है। तो यहां पे देखिए T इज इक्वल टू 3600 सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि 3600 घंटा, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। तो 3600 सेकंड में आया, इसको हमने चेंज किया घंटे में तो हमें 1 घंटा मिला। अब 1 घंटा आपका कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 घंटा कहीं आपका ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 घंटे है, 2 घंटे है, 3.6 घंटे ये दिया है, लेकिन 1 घंटा नहीं दिया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको नीले थोथे का फॉर्मूला पता है तुरंत कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दी मत कीजिए, जितना समय मैं आपको देता हूं उतने टाइम के अंदर आपको अपना आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूं। नीले थोथे की बात हो रही है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CuSO4.5H2O ये होता है। और यहाँ पे क्या बात हो रही, नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस
तक गर्म करने पर ये अब हमें मिलेगा क्या, तो हमें यहां पे मिलेगा CuSO4 डॉट H2O प्लस 4H2O, ये रिएक्शन आपकी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आपका कहीं ये दिया हुआ है CuSO4 डॉट H2O फिर प्लस 4H2O, ये आपका कहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका दिया ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि नीले तोते को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पे मैंने आपको रिएक्शन करके पूरी दिखाई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिला कि CuSO4.5H2O आपका लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर हमें क्या मिला, यहाँ पे देखिए हमें मिला CuSO4.H2O और प्लस 4H2O, ये आपका मिला हुआ है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में कहीं आपका दिया नहीं हुआ है। और वैसे जब आपके ये एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन में आपका ये वाला पार्ट दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में चेंज किया है बस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, मनुष्य की दृष्टि में कौन सा दोष है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दृष्टि वैषम्य दोष और ऑप्शन डी दिया है दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन क्या है कि किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, मनुष्य की दृष्टि में कौन सा दोष है। टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और मात्र 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन है। तुरंत आप लोग आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति क्या है, +2 डायोप्टर है। जो शक्ति यहाँ पे है ये क्या है, ये धनात्मक है। क्या है शक्ति, यहाँ पे क्या है, साफ साफ देखिए यहाँ पे +2 डायोप्टर लिखा हुआ है। जब शक्ति यहाँ पे धनात्मक है, इसका मतलब ये हो जाएगा जो प्रयुक्त लेंस है वो क्या है, वो उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस इसका प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे दूर दृष्टि दोष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बस देखिए साफ साफ आपको क्वेश्चन में हिंट दी गई है, लिखा है शक्ति जो है वो +2 डायोप्टर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, शक्ति धनात्मक है। अगर शक्ति यहाँ पे धनात्मक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आपके होते, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे जो शक्ति थी इस पे फोकस करना था, साफ साफ +2 डायोप्टर लिखा हुआ था, इसी से आपका पूरा सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट के लिए तो अवतल का किया जाता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। देखिए एक तरफ यहाँ पे धातु है, एक तरफ उनके अयस्क यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले मरकरी है, मरकरी का यहाँ पे अयस्क कैलोमल लिखा हुआ है, लिथियम का लेपिडोलाइट लिखा है, चांदी का सिल्वाइन लिखा है और स्ट्रोंटियम का लिखा है सेलेस्टीन। देखिए स्ट्रोंटियम बोलिए चाहे स्ट्रोंशियम बोलिए, बात एक ही होगी। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मिलान गलत है। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपने रिविजन किया होगा तो आंसर जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा मिलान आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो मिलान आपका गलत है ऑप्शन सी वाला है, चांदी वाला। देखिए चांदी का अयस्क सिल्वाइन नहीं होता है। सिल्वाइन किसका होता है, सिल्वाइन जो होता है वो पोटेशियम का होता है। पोटेशियम का अयस्क आपका सिल्वाइन होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। देखिए ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
चांदी, देखो चांदी को हम सिल्वर बोलते हैं, तो सब स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि जो सिल्वाइन है ये सिल्वर का अयस्क पक्का होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वाइन किसका होता है? सिल्वाइन जो होता है वो पोटेशियम का होता है, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सिल्वाइन का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वाइन का मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं, ये भी डाउट आपका अभी क्लियर हो जाएगा। सिल्वाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KCl, और ये पोटेशियम का होता है। और चांदी के मैं आपको कुछ अयस्क बता देता हूं। चांदी के कौन कौन से अयस्क हैं? देखिए चांदी के अयस्क हैं, अर्जेंटाइट होता है, अर्जेंटाइट जिसको हम सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। एक होता है रूबी सिल्वर, क्या होता है? रूबी सिल्वर, जिसको हम पैरिजीराइट के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है हॉर्न सिल्वर, ठीक है। सिल्वाइन जो है ये किसका होता है? ये पोटेशियम का होता है, तो यही वाला मिलान जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और इसके अलावा मरकरी का कैलोमल होता है, बिल्कुल सही है, होता है। और इसके अलावा लिथियम का लेपिडोलाइट, ये भी सही है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्ट्रोंटियम या फिर आप इसे स्ट्रोंशियम बोल सकते हैं, इसका सेलेस्टीन होता है, बिल्कुल सही है। देखिए सेलेस्टीन, या फिर आपको देखिए इंग्लिश में से कैसे लिखेंगे ये भी जान लीजिए, सेलेस्टीन ये होता है, ठीक है, सेलेस्टीन। या फिर आपको सेलेस्टाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्या? सेलेस्टाइट, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सेलेस्टीन भी और सेलेस्टाइट भी, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये स्ट्रोंशियम का होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज के इस टेस्ट में टोटल मैंने आपसे यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे। कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और ऑनेस्टी के साथ बताइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।